हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे हमने। चैप्टर 1 जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट था, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स और भी एक दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे इस चैप्टर के अंदर। आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 जो है हम लेकर के आए हैं, और इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 3 टॉपिक्स होंगे। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। ये 3 टॉपिक्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट? देखिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट इसका एक सिंपल सा फंडा है। किसी भी सब्जेक्ट का नेचर, चाहे वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सब्जेक्ट मैनेजमेंट हो, उस सब्जेक्ट का नेचर या तो आर्ट होगा या साइंस होगा। उसका नेचर या तो आर्ट होगा या साइंस होगा, यानी उस सब्जेक्ट में या तो आर्ट जैसे फीचर्स होंगे या साइंस जैसे फीचर्स होंगे, या कुछ कुछ फीचर्स दोनों सब्जेक्ट्स के, यानी आर्ट के भी और साइंस के भी मिला करके होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट दोनों है, बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? सबसे पहले समझ लेते हैं आर्ट क्या होती है। आर्ट रेफर्स टू द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द रिक्वायर्ड गोल्स। आर्ट क्या है? आर्ट, कोई भी आर्टिस्ट जो होता है, जो आर्ट करता है, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो पेंटर हो, वो अपनी पर्सनल स्किल्स अप्लाई करता है अपने काम के लिए, अपने बिजनेस में, अपनी आर्ट में, अपने काम में। वो पर्सनल स्किल और जो उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो अप्लाई करता है, और वो अप्लाई करने से वो अपने काम को ठीक ढंग से कर पाता है। आर्ट को सीखा भी जा सकता है और क्रिएटिव स्टाइल में अप्लाई भी किया जा सकता है। सबसे पहले आप बुक से, स्टडीज से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से आर्ट्स को सीखते हैं। जो आर्ट है वो कैसे कैसे सीखी जा सकती है? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से, और बुक्स को पढ़ाई करके भी आर्ट सीखी जा सकती है। आर्ट सीखने के बाद जो आर्टिस्ट होता है वो अपनी पर्सनल स्किल उसमें अप्लाई करता है, अपनी क्रिएटिविटी उसमें अप्लाई करता है, और उस आर्ट से कुछ नया लेकर के आता है। आपको पता ही है, जैसे म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, लेकिन हर म्यूजिशियन अपना अपना अलग अलग म्यूजिक बनाता है, लेकिन जो नोट्स यूज करता है वो 7 नोट्स ही यूज करता है। तो ये उसकी स्किल्स है, ये उसकी आर्ट है कि वो उन 7 नोट्स को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये था मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नेक्स्ट आ रहा है फीचर्स ऑफ एन आर्ट। आर्ट के क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर नंबर 1 का, जो है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। जो आर्ट सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आप सभी को होगी। आर्ट जो है वो बेसिकली थियोरिटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है। आर्ट किस पे बेस्ड होता है? थियोरिटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है। जो आर्टिस्ट्स होते हैं उनको अपने आर्ट की थियोरिटिकल नॉलेज का काफी अच्छा वास्ट नॉलेज होता है, जिसकी वजह से वो अपनी थियोरिटिकल नॉलेज को अपनी स्किल्स के साथ मैच करके और लाइव एनवायरनमेंट में अप्लाई करते हैं, जिससे उनकी आर्ट अलग ही लेवल पे जाके पहुंचती है। नेक्स्ट फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड स्किल्स। नेक्स्ट फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड स्किल्स। देखिए, आर्ट के अंदर सभी आर्टिस्ट अपनी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन, पर्सनल नॉलेज और पर्सनल स्किल्स को यूज करते हैं। उनमें जो क्रिएटिविटी होती है, उस क्रिएटिविटी को स्किल्स के साथ मैच करके फिर वो कुछ आर्ट का डेवलपमेंट करते हैं। देखिए, आर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज पे ही बेस्ड नहीं है। आर्ट के अंदर पर्सनल स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आर्टिस्ट अपनी पर्सनल स्किल अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो आर्टिस्ट ही नहीं है। आर्टिस्ट को पर्सनल स्किल अप्लाई करने के बाद ही आर्टिस्ट माना जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। अलग अलग म्यूजिशियन हैं, अलग अलग डांसर्स हैं, सब में अपनी अपनी पर्सनल स्किल्स होती है। जब वो डांस करते हैं, जब वो म्यूजिक क्रिएट करते हैं, तो उनका डांस और उनका म्यूजिक कुछ बेसिक फंडा, बेसिक कंसेप्ट जैसे कि 7 नोट्स पे या डांस के कुछ स्टेप्स पे बेस्ड होता है। लेकिन जब वो अपनी पर्सनल स्किल्स में अप्लाई करते हैं तो उनका म्यूजिक अलग अलग म्यूजिशियन का अलग अलग डेवलप होता है, अलग अलग डांसर्स अलग अलग स्टेप्स में डांस करते हैं। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ पर्सनलाइज्ड स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है।
आर्ट को आप कभी भी बिना प्रैक्टिस के अप्लाई नहीं कर सकते। जब एक आर्टिस्ट बार बार किसी काम को करता है, जब वो अपनी आर्ट पे बार बार वर्क करता है, तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाता है। उसकी आर्ट अलग लेवल पे जाके पहुंचती है, क्योंकि उस आर्ट से वो बहुत एक्सपीरियंस कर चुका है। वो बार बार एक आर्ट को करके उसको प्रैक्टिस हो गई है, उसकी क्रिएटिविटी लेवल भी अलग स्तर पे पहुंच चुकी है। तो आर्ट जो है वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड भी है। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। आप किसी काम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप उस काम को करते जाओगे, जितने दिन तक आप उस काम को करोगे, आप उस काम में परफेक्ट होते जाओगे। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है इसके अंदर, वो आ रहा है कि मैनेजमेंट को आर्ट कब माना जाएगा। मैनेजमेंट में ऐसी कौन से फीचर्स होंगे, ऐसी कौन सी बातें होगी जब हम मैनेजमेंट को आर्ट की तरह मान करके चलेंगे। यहां पर वही सारी बातें हैं जो आर्ट के फीचर्स में हमने पढ़ी थी। मैनेजमेंट में कुछ ऐसी बातें होती है जो आर्ट में भी होती है। जैसे मैनेजमेंट भी एक थियोरिटिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है। आप सभी को पता होगा मैनेजमेंट की स्टडीज की जाती है बड़े बड़े कॉलेजेस में, बिजनेस स्कूल्स में एमबीए किया जाता है और मैनेजमेंट सिखाया जाता है। मैनेजमेंट की थियोरिटिकल नॉलेज वहां पर सिखाई जाती है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, किस वे में? क्योंकि मैनेजमेंट में भी थियोरिटिकल नॉलेज है। मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज स्किल्स और एप्लीकेशन होती है। हर एक मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशन में अपनी आर्ट, अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करना पड़ता है। एक मैनेजर को कोई एक फिक्स फंडा नहीं दे दिया जाता है कि हाँ भाई कोई भी आपके पास सामने सिचुएशन आएगी तो आप उसको फेस कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग है, वहां पर अलग अलग प्रॉब्लम्स को मैनेजर को फेस करना होता है। इसलिए मैनेजर को वहां पे अपनी पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी दिखानी होती है। तो मैनेजमेंट इस तरह से भी आर्ट है। अब आर्ट के फीचर में एक पॉइंट था बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। तो यहां पर मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। कैसे है? एक मैनेजर को जब ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है तो वो उससे सीख जाता है, उसको प्रैक्टिस हो जाती है प्रॉब्लम्स को फेस करने की, केसेस को फेस करने की उसको प्रैक्टिस हो जाती है। जितना मैनेजर एक्सपीरियंस्ड होगा उतना ही वो केसेस को फेस कर पाएगा, प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएगा। तो मैनेजर प्रैक्टिस कर करके एक अच्छा मैनेजर बन जाता है और अपनी स्किल्स को अप्लाई कर पाता है। तो यहां भी मैनेजमेंट आर्ट है। और लास्ट पॉइंट था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो एक मैनेजर भी अपने काम की जब प्रैक्टिस करता जाता है, मैनेजरशिप करता जाता है, तो वो उस काम में परफेक्ट होता जाता है। देखिए ये पॉइंट जो है ये कहीं भी एप्लीकेबल है, किसी भी जॉब में, किसी भी वर्क में, किसी भी प्रोफेशन में। तो इस तरह से मैनेजमेंट आर्ट भी है। मैनेजमेंट को हम आर्ट मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? चलिए डिस्कस करते हैं। साइंस इज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फंडामेंटल ट्रूथ्स। इट एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए साइंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे कैसे बेस्ड है? देखिए साइंस में हर चीज को स्टडी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया है, इसलिए साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है। साइंस फैक्ट्स पे बेस्ड है, साइंस फंडामेंटल ट्रूथ्स पे बेस्ड है। साइंस में किसी भी चीज को तब तक सही नहीं माना जाता जब तक उसका फैक्ट प्रूव ना हो जाए। तो साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो फंडामेंटल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स पे बेस्ड है। साइंस में एक और कंसेप्ट आता है, इट एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस क्या एस्टैब्लिश करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब उसके प्रभाव। किसी भी चीज के हैपनिंग के क्या कारण है और उसके हैपनिंग होने से उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। जैसे साइंस में हम डिस्कस करते थे, आपको ध्यान होगा कि कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई बीमारी लग गई से मलेरिया, तो मलेरिया का क्या कारण है और मलेरिया होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बॉडी पर, ये हम पढ़ते थे। तो साइंस इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगला टॉपिक आ रहा है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंस। क्या साइंस के फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस, अभी हमने साइंस का कंसेप्ट पढ़ा था
उसमें भी यही आया था, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है, साइंस सब्जेक्ट जो है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है, सिस्टमेटिक स्टडी पे बेस्ड है। मैंने अभी आपको बताया था, साइंस के प्रिंसिपल्स को तभी सही माना जाता है जब वो प्रूव हो जाते हैं, जब वो एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है, एक्सपेरिमेंट में सच साबित हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा करने से ये होता है, तभी उन प्रिंसिपल्स को माना जाता है कि ये प्रिंसिपल्स इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, सुबह कर लो शाम को कर लो, साइंस के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। दुनिया के हर कोने में साइंस के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया जाता है और वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है जैसे वो प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, और जो प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट जैसे दिया गया है वैसे ही उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट में साइंस के क्या फीचर्स हैं। मैनेजमेंट साइंस के फीचर्स रखता है अपने आप में या नहीं, मैनेजमेंट में साइंस के फीचर्स हैं या नहीं। साइंस में हमने अभी भी पढ़ा था कि साइंस जो है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है, तो मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। तो इस तरह से साइंस में भी प्रिंसिपल्स हुआ करते थे और मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल बेस्ड स्टडी है, इसलिए मैनेजमेंट भी साइंस माना जा सकता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको भी एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से डेवलप किया गया है। हालांकि वो साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं, हर सिचुएशन के लिए सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जा सकता है। उन प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी सेम नहीं रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग, सो वी नीड टू चेंज इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एज अ बेस हम काम में ले सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट यहां भी साइंस की तरह माना जा सकता है। अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, ह्यूमन एक्टिविटीज पे बेस्ड है, इसीलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जैक्टली साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में ह्यूमन माइंड डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, इसलिए वो एज पर सिचुएशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। इसलिए मैनेजमेंट को साइंस तो माना गया है, लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस माना गया है, एग्जैक्ट साइंस मैनेजमेंट को नहीं माना जा सकता है। अभी अभी मैंने बताया था साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। जिस सिचुएशन के लिए जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो हमेशा उस सिचुएशन के लिए अप्लाई होगा, चाहे दिन में कर लो, चाहे रात को कर लो, चाहे इंडिया में कर लो, चाहे यूएस में कर लो, हर जगह साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके काम में लिया जा सकता है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रोफेशन क्या होता है। एनी टाइप ऑफ वर्क दैट नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग और अ पर्टिकुलर स्किल, ऑफन वन दैट इज रिस्पेक्टेड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए, किसी भी पर्सन को प्रोफेशनल बनने के लिए उस काम की हायर लेवल ऑफ एजुकेशन लेनी पड़ती है। जैसे किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या किसी को एमबीए बनना है, या किसी को वकील यानी लॉयर बनना है, तो उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हायर लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी। एमबीए बनने के लिए मैनेजमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी, लॉयर बनने के लिए एलएलबी करना पड़ेगा, इसी तरह सीए बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना पड़ेगा। तो प्रोफेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी चीज है जिसको सीखने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टडी करना पड़ता है, हायर लेवल ऑफ स्टडी करना पड़ता है, स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगला टॉपिक है प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, देख लेते हैं। नंबर 1, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन जो है किसी भी सब्जेक्ट का वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब उस सब्जेक्ट में हमें स्पेशलाइज होना पड़ता है, उस सब्जेक्ट की वेल डिफाइंड नॉलेज हमें गेन करनी पड़ती है, तब हम प्रोफेशन कर सकते हैं, तब हम प्रोफेशनल उस सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर चीज के बन सकते हैं। हर कोई बंदा प्रोफेशनल नहीं बन सकता है।
प्रोफेशनल बनने के लिए हमें उस चीज की स्टडी करनी पड़ती है, हमें कुछ सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, हमें कुछ डिग्रीज लेनी पड़ती है, तब हम जाकर के उस चीज के प्रोफेशनल या उस प्रोफेशन में काम कर सकते हैं। इसलिए हर कोई प्रोफेशन में काम नहीं कर सकता है, उसको उस प्रोफेशन के लिए पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है प्रोफेशन एसोसिएशन। हर प्रोफेशनल को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एसोसिएशन में एसोसिएट होना पड़ता है। जैसे लॉयर को बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तभी वो अपना लॉयरशिप कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ एथिक्स होती है। हर प्रोफेशनल पर्सन को अपने प्रोफेशन को उन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में करना पड़ता है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को अपने प्रोफेशन की ओथ लेनी पड़ती है कि उनकी जब भी जरूरत पड़ेगी 24/7 वो रेडी रहेंगे काम करने के लिए। प्रोफेशन का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस मोटिव। हर एक प्रोफेशनल पर्सन का एम यही होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे, ताकि उसका प्रोफेशन अच्छा चल सके, उसको और ज्यादा क्लाइंट मिल सके। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई लॉयर है, तो लॉयर का सर्विस मोटिव क्या होगा कि अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाए। जब तक वो अपने क्लाइंट को केस नहीं जितवाएगा, तब तक वो क्लाइंट के लिए अच्छा लॉयर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक प्रोफेशनल पर्सन और उसके क्लाइंट में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। एक प्रोफेशनल पर्सन को अपने क्लाइंट को विश्वास दिलाना होता है, कॉन्फिडेंस में लेना होता है कि हाँ वो उसका काम बिल्कुल सही ढंग से करेगा। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमने स्टडी किया मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस और मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। तीनों चीजें हमने डिस्कस की। अगला लेक्चर इसी चैप्टर का हम लेकर के आएंगे। बाकी बचे हुए टॉपिक्स पर बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।